मैं उज्जवल कुमार सिंह आप लोगों के समक्ष साहित्य गंगा के व्याख्या सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आपसे मैं इस कविता को लेकर जिस पे आज मैं प्रस्तुत हूं, सन 47 को याद करते हुए उस पे कुछ बात कहूं। इससे पहले मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं कि कुछ टेक्निकल दिक्कतों की वजह से मैं आप लोगों से किया हुआ वादा जो कि शाम 4 बजे लाइव आने का था वह पूरा नहीं कर सका। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं उसी की भरपाई करने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपके लिए एक वीडियो मैं करके डाल दूँ। शाम 6 बजे से पहले आपको यह वीडियो मिल जाएगी। दूसरी बात कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल साहित्य गंगा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हिंदी साहित्य की अनेक जो विधाएं हैं उससे जुड़ी हुई जो भी चर्चा और समीक्षा, आलोचना या जो कोई भी हो व्याख्या या उससे जुड़ी कोई भी बातें तो हम लोग आपस में साझा कर सकें। तो आइए हम सबसे देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू में मैं सबसे पहले काव्य पाठ करूंगा उस कविता का जो केदारनाथ सिंह द्वारा रचित सन 47 को याद करते हुए कविता है, उसका पाठ करूंगा और तत्पश्चात मैं सीधे व्याख्या पे आऊँगा, ज़्यादा न बताते हुए। तो सन 47 को याद करते हुए केदारनाथ सिंह की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर लिखी गई है। तो आइए हम शुरू करते हैं कविता का पाठ। तुम्हें नूर मियाँ की याद है केदारनाथ सिंह, तुम्हें नूर मियाँ की याद है केदारनाथ सिंह, गेहूं नूर मियाँ ठिगने नूर मियाँ, रामगढ़ बाजार से सबसे सुरमा बेचकर सबसे आखिर में लौटने वाले नूर मियाँ। क्या तुम्हें कुछ भी याद है केदारनाथ सिंह? तुम्हें याद है मदरसा, इमली का पेड़, इमाम बाड़ा? तुम्हें याद है शुरू से आखिर तक 19 का पहाड़ा? क्या तुम अपनी भूली हुई स्लेट पर जोड़ घटा कर निकाल सकते हो कि एक दिन अचानक तुम्हारी बस्ती को छोड़कर क्यों चले गए थे नूर मियाँ? क्या तुम्हें पता है इस समय वे कहाँ हैं, ढाका या मुल्तान में? क्या तुम बता सकते हो हर साल कितने पत्ते गिरते हैं पाकिस्तान में? क्या तुम बता सकते हो हर साल कितने पत्ते गिरते हैं पाकिस्तान में? तुम चुप क्यों हो केदारनाथ सिंह? क्या तुम्हारा गणित कमजोर है? यह कविता जो विभाजन की त्रासदी थी उस त्रासदी का सबसे बड़ा जीवित दस्तावेज के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। हम देखते हैं कि उस समय जब हमारा देश एक नहीं, दो नहीं, तीन खंडों में, यानी चलिए उस समय 2 खंडों में बटा था, बाद में वो 3 खंडों में हो गया, तो बट गया, तो उसका जो दर्द है वह कवि के मन में है। क्यों है? क्योंकि उस समय कवि अपने किशोरावस्था को प्राप्त कर रहा था। जैसा कि आप जानते हैं केदारनाथ सिंह का जन्म और हमारे स्वतंत्रता के बारे में उनकी उम्र उस समय वही 12-14 साल के आसपास की थी। तो उस समय की जो स्मृतियां थी उनकी अपने बाल जीवन की, और जो उन्होंने अपने त्रासदी को, जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद हमारे समाज में जो त्रासदी फैली और जो विभीषिका और जो एक तरह से हम कहें कि जो नरसंहार हुआ, जो वैमनस्व फैला, जो सांप्रदायिकता की आग भड़की, उसका जो सबसे बड़ा प्रभाव था वह कवि के हृदय पर साफ साफ अंकित हो गया। तो वह सवाल करते हैं कि क्या तुम्हें नूर मियाँ की याद है केदारनाथ सिंह? केदारनाथ सिंह के बारे में मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि केदारनाथ सिंह के कविताओं में आप देखेंगे कि केदारनाथ सिंह अक्सर खुद से सवाल करते हैं। खुद से सवाल करना अगर हम देखें तो साहित्य की दृष्टि से केदारनाथ सिंह का अपनापन है, अपना नया तरीका है उनका। और अगर हम यह देखें तो जो अपने से सवाल करना होता है, खुद से सवाल, खुद से स्व से जो सवाल करना होता है, स्वयं से जो सवाल किया जाता है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वही हमारे व्यक्तिगत चेतना और
जो हमारा मानसिक चेतना है उसके विकास में सहयोग देता है। तो केदारनाथ सिंह सवाल करते हैं खुद से, तुम्हें नूर मियाँ की याद है केदारनाथ सिंह? क्या तुम उस नूर मियाँ को पहचानते हो जो नूर मियाँ सन 47 में के बाद जो त्रासदी हुई, हमारे यहाँ जो सांप्रदायिकता की आग भड़की, उस आग की चपेट में आ गए या कहीं चले गए जिसका कोई अता पता नहीं है? क्या उस नूर मियाँ की याद है या उनकी याद को भी तुम भुला चुके हो? तुम्हें नूर मियाँ की याद है केदारनाथ सिंह? ये हुए नूर मियाँ। अब बता रहे हैं कि उनका रंग रूप कैसा था जिससे यह दिखा सके कि केदारनाथ सिंह के मन में स्मृति तो है, लेकिन और जो केदारनाथ सिंह या उनके समकक्ष जो है या जो देश की जनता है उनको यह प्रतीकात्मक नूर मियाँ है यहाँ पे, जो यह याद दिलाना चाहते हैं कि न जाने कितने लोग इस त्रासदी के कारण विस्थापित हो गए। उन विस्थापितों का कोई दुख दर्द या उनकी स्मृति अभी हमारे मन में है या नहीं है, वह जानने की कोशिश है केदारनाथ सिंह की। तो वह कहते हैं कि गेहुए नूर मियाँ, ठिगने नूर मियाँ, रामगढ़ बाजार से सुरमा बेचकर सबसे आखिर में लौटने वाले नूर मियाँ। तो कौन से नूर मियाँ? उसकी उनका जो बताते हैं कि किस तरह के नूर मियाँ की स्मृतियाँ जो केदारनाथ सिंह के मन में है वह अपने पाठक से साझा कर रहे हैं। उसी तरह जैसे जब हमको कोई, अगर हम किसी से बात करते हैं और हम उनको परिचित हैं, दोनों आपस में हम परिचित हैं, लेकिन उनकी स्मृति में मेरा नाम या मेरा जो पता है वह अगर अभी नहीं आ रहा है, तो हम याद दिलाते हैं कि देखिए हम यहाँ पे आपसे मिले थे, ये वाले हैं, यहाँ मेरा घर रहा। ये सब जब हम बताते हैं तो उनको हमारी स्मृति याद आती है और तो इस तरह से बातचीत होती है। तो उसी तरह वह याद दिला रहे हैं, पाठकों से संवाद कर रहे हैं कि वह कौन से नूर मियाँ, गेहूँ जिनका रंग रूप कैसा था, गेहुआ था, ठिगने नूर मियाँ और रामगढ़ बाजार से सुरमा बेचकर सबसे आखिर में लौटने वाले नूर मियाँ। वह नूर मियाँ की विशेषताएं बताते हैं कि नूर मियाँ क्या क्या करते थे, उनकी दिनचर्या क्या थी, वह कहाँ रहते थे, कैसे क्या करते थे, उनका व्यवसाय क्या था। यह बताते हैं कि रामगढ़ बाजार से सुरमा बेचकर, यह जो एक पारंपरिक व्यवसाय है उससे जुड़ा हुआ बताते हैं कि हाँ, सुरमा बेचकर सबसे आखिर में लौटने वाले नूर मियाँ। क्या तुम्हें कुछ भी याद है केदारनाथ सिंह? अब खुद से फिर से सवाल करते हैं कि क्या तुम्हें फिर से उनकी स्मृति जो हमारे मन में होनी चाहिए थी वह याद है? क्या उसकी याद अभी तक तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन मस्तिष्क में जीवित है? इमली का पेड़, इमाम बाड़ा, वह पूछ रहे हैं कि क्या यह कुछ भी जो इमाम बाड़ा है या इमली का पेड़ है जहाँ पे नूर मियाँ, हो सकता है कि जब ये बच्चे हों तो नूर मियाँ इन बच्चों को फुसलाने के लिए कुछ चॉकलेट या कोई टॉफ़ी या कुछ दे रहे होते होंगे उस समय, जिसके कारण जो बाल केदारनाथ सिंह हैं उनके मन में नूर मियाँ की एक स्मृति अंकित हो गई है, जिस अंकित स्मृति के कारण केदारनाथ सिंह को अभी ये सारे मन में स्मृतियाँ फिर से उभर रही हैं। तो तुम्हें याद है शुरू से आखिर तक 19 का पहाड़ा? हो सकता है ऐसा कि जो नूर मियाँ हो वह बच्चों को खेलता देख उनसे कहते हो कि चलो बच्चों, जो हमको 19 का पहाड़ा शुरू से आखिर तक सुनाएगा उसको मैं टॉफ़ी दूंगा या उसको मैं ये खाने के लिए वस्तु दूंगा। तो जिससे जो बालक होते हैं उनके मन में एक वो जगता है कि हाँ चलो, सामने वाला कुछ दे रहा है तो उसको सुना दूं। जैसा कि हम अमूमन देखते हैं कि कुछ लोग जो समाज सेवी होते हैं वह बच्चों को इधर उधर कुछ उल्टा पुल्टा करते देखते हैं तो बोलते हैं, जैसे हमारे गांव की ही मैं बात करूं तो कंचा खेलते देखने के बाद कहते थे कि कंचे मुझे दे दो, मैं कॉपी और कलम दे दूंगा। तो इस तरह से एक व्यक्ति थे वो, तो इस तरह से लोग बच्चों को प्रोत्साहित भी करते हैं पढ़ने लिखने के लिए। तो हो सकता है कि नूर मियाँ जो थे वह इस तरह से कवि केदारनाथ सिंह और उनका जो गांव का बालक लोगों का मंडल हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वह जो नूर मियाँ है उनकी याद केदारनाथ सिंह
हो सकता है कि प्रत्यक्ष ना देखे हो, उनको नूर मियाँ की याद दिलाई गई हो, उनके नूर मियाँ की कहानी उनके पूर्वजों से, उनके पिताजी से, उनके दादाजी के माध्यम से उनके तक पहुंची है, यह भी संभव है। तो इस तरह से तुम्हें याद है शुरू से आखिर तक 19 का पहाड़ा। क्या तुम अपनी भूली हुई स्लेट जोड़ घटाकर यह निकाल सकते हो कि एक दिन अचानक तुम्हारी बस्ती को छोड़ क्यों चले गए थे नूर मियाँ? अब सवाल करते हैं कवि केदारनाथ सिंह कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी त्रासदी आ गई जिससे कि जो नूर मियाँ थे, जो हम लोगों के साथ इतने वर्षों से वर्षों तक हमारे साथ रहे, वह नूर मियाँ अचानक से एक दिन पता नहीं क्यों लापता हो गए और कहाँ चले गए इसकी भी हमें जानकारी नहीं है। एक दिन अचानक तुम्हारी बस्ती को छोड़कर क्यों चले गए थे नूर मियाँ? क्या तुम्हें पता है इस समय वे कहाँ हैं, ढाका या मुल्तान में? क्या तुम बता सकते हो हर साल कितने पत्ते गिरते हैं पाकिस्तान में? इस तरह से कवि केदारनाथ सिंह अपने स्मृतियों में जीवित नूर मियाँ की याद में यह बता रहे हैं कि एक दिन अचानक तुम्हारी बस्ती को छोड़कर चले गए थे। कहाँ गए थे? क्या तुम्हें पता है, कुछ भी पता है कि वह कहाँ गए थे? ढाका गए या मुल्तान? यानी कि जब देश का बंटवारा हुआ तो उसको जो सांप्रदायिक रंग दिया गया, उस सांप्रदायिक रंग में या तो नूर मियाँ हिंसे की शिकार हो गए या वो भी अन्य की तरह विस्थापित हुए। क्या तुम्हें कुछ भी याद है? यह स्मृति है, क्या वह तुम्हारे मन में जीवित है? क्या तुम बता सकते हो हर साल कितने पत्ते गिरते हैं पाकिस्तान में? अब यहाँ पे पत्ते ही कवि को क्यों चाहिए, पत्ते ही गिरना क्यों इस्तेमाल किया है कवि ने? तो इसके संदर्भ में मैं आपसे यह बताना चाहूँगा, यह मेरा अपना मत है कि जैसा पत्ता गिरना एक मुहावरा, गिरते पत्ते को गिनना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि हर चीज का बारीकी से ध्यान रखना। तो कवि यह बतलाना चाहता है यहाँ पे कि जब हम अलग नहीं थे तो हमारे पड़ोसी कैसे हैं, उनका क्या दुख दर्द है, उनकी क्या समस्याएं हैं, वह सब हम लोग मिलकर एक साथ मिलकर उस पर चर्चा करते थे और उसका समाधान करने की कोशिश करते थे। लेकिन जब हम बंट गए हैं, जब हम अलग अलग हो गए हैं, जब हम टुकड़ों टुकड़ों में हमको विभाजित कर दिया गया है, तब हमें और जो हमारी स्मृति है उसमें यह चीज आ जाती है कि वह तो गैर हो गए। अब गैरों के दुख दर्द से हमें क्या लेना? जब तक हम अलग नहीं हुए थे, जब तक हमको अलग बांट नहीं दिया गया था, तब तक हम एक थे और हम एक होने के बाद जो हमारा दुख दर्द था वह साझा था। उनका जो हमारे पड़ोसी का दुख भी हमारा अपना दुख होता था, उनका सुख हमारा सुख होता था। एक जो मैत्री भाव थी वह अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो इस बारीकी को पकड़ने के लिए कह रहे हैं कवि कि क्या तुम बता सकते हो हर साल कितने पत्ते गिरते हैं पाकिस्तान में? क्या तुम यह बता सकते हो? क्या तुम्हारे स्मृति में यह चीज है? क्या तुम इतने बड़े विद्वान हो? क्या तुम जो मनुष्यता है, मनुष्यता की जो भावना है उसको, जो क्या तुम आधुनिक जो तुम्हारा मशीनरीज है उसके माध्यम से यह तुम बता सकते हो, कैलकुलेट करके बता सकते हो कैलकुलेटर पे कि हमारे पड़ोसी को क्या दुख दर्द है? यानी कि जो मानवीय संवेदना है उसको मशीन से हम नहीं तौल सकते। यह बताना चाह रहे हैं कि क्या तुम बता सकते हो हर साल कितने पत्ते गिरते हैं पाकिस्तान में? तुम चुप क्यों हो केदारनाथ सिंह? क्या तुम्हारा गणित कमजोर है? अब फिर से एक सवाल अपने आप पे खड़ा कर देते हैं कि तुम चुप क्यों हो, तुम इसका उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो? जो स्वयं से प्रश्न है उस स्वयं से प्रश्न का स्वयं उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो? यह जो सवाल है, यह जो कवि कहना चाह रहा है, यह इसलिए है क्योंकि कवि देश में मरती मानवीय संवेदनाओं के प्रति बहुत ही ज्यादा दुख में है और वह चाहता है कि किसी भी प्रकार से उसका जो दुख दर्द है वह कम हो और उसको कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयासरत है।
कह रहा है कवि कि तुम चुप क्यों हो केदारनाथ सिंह, क्या तुम्हारा गणित कमजोर है? इस मरती संवेदनाओं पे तुम चुप क्यों हो? आखिर तुम्हारी चुप्पी क्या इंगित करती है, किस तरह इशारा करती है? उस मरती हुई संवेदनाओं के तरफ इशारा तो नहीं करती जो अब धीरे धीरे मानव मानव जो हम परस्पर भाई भाई हुआ करते थे उनके बीच में वैमनस्व का भावना उत्पन्न हो रहा है। हमारे पड़ोसी कितने दुख दर्द में है वह हम जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसी जो भारत पाकिस्तान विभाजन है इसका आप इससे अंदाजा लगा लें कि कवि केदारनाथ सिंह के ऊपर इसका कितना प्रभाव है कि कवि केदारनाथ सिंह ने ठीक ठीक इस बंटवारे पे एक और कविता लिखते हैं, बर्लिन की टूटी दीवार को देखकर, जिसका मैं व्याख्या जिस कविता का मैं आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा उसका लिंक, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह था जो बंटवारे का दर्द है वह दर्द कितना गहरा है कवि के मन पर, वह मरती हुई मानवीय संवेदनाओं के प्रति कितना सजग है कवि। और न केवल सजग है, अपने तक सीमित नहीं है कवि, यह अपने पाठक से अपेक्षा करता है कवि कि उसी की तरह आप भी इस मरती हुई मानवीय संवेदना के प्रति गंभीर हों और उस मरती संवेदना को फिर से बचा लें। हमारा जो पड़ोसी है किस दुख दर्द में है उसको हम समझ लें, उसके बारे में हम जान लें, वहां से कुछ हम अपने चीज मतलब उसके दुख दर्द में हम शरीक हों। बर्लिन की टूटी दीवार में आप देखेंगे कि वह लिखते हैं कि हम हंसते हैं साथ साथ, हम रोते हैं साथ साथ, लेकिन यह हंसना और रोना दुर्लभ है, वो भी एक विदेशी जमीन पर। कभी वहां पे बर्लिन में बैठा हुआ है, वहां भारत और पाक के दो चार शायर बैठे हैं, कवि बैठे हैं, उनके साथ मंत्रणा हो रही है, चर्चा हो रही है, एक छोटी सी महफिल सजी है। वहां पे जो वहां वो लोग रहते हैं जिस कमरे में सब आसपास हैं, तो आसपास जब सब मिलते हैं तो आपस में हंसी ठिठोली होती है। किसी एक दर्द को जो अपनापन का भाव है, जो यह ठीक है कि भारत का विभाजन हुआ और भारत एक रेखा खींच दी गई, अदृश्य रेखा खींच दी गई कि इसके इस पार भारत होगा और उस पार पाकिस्तान होगा, लेकिन जो दिलों में जो हमारे और आपके मनुष्यता के दिलों में यह भाव थी, अपनापन का भाव था, क्या उसके बीच में ऐसी लकीर खींची गई? नहीं खींची जा सकी। हम आज भी उनके अपने उतने ही हैं, उनके दुख और दर्द में हमें उतना ही दुख होता है जितना कि उस समय होता था जब हम अलग नहीं थे। कहते हैं कवि बर्लिन की टूटी दीवार को देखकर में कि हम हंसते हैं साथ साथ रोते हैं, यह हंसना और रोना दुर्लभ है एक विदेशी जमीन पर। हम अपनी जमीन पे साथ साथ हंस कर बात नहीं कर सकते, हम अपनी जमीन पे एक दूसरे के दर्द में साथ साथ रोकर उस दर्द को हल्का करने का कोशिश नहीं कर सकते। इसके लिए मुझे और आपको एक विदेशी जमीन का सहारा लेना पड़ रहा है। एक देशी जमीन पर ऐसा संभव है, यह हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण भी है और यह मौका सभी को मिले जो हमारे पूरे देशवासी हैं, सबके मन में जो वह भाव है, जो समानता का और जो अपनापन का भाव है, सबके लिए यह संभव नहीं है, सबके लिए यह दुर्लभ है। तो यह बताना चाह रहे हैं, उनके मन में इसका इतना दर्द, इतनी टीस है कि उस कविता में बर्लिन की टूटी दीवार को देखकर में वह कहते हैं कि एक पागल स्त्री लगाए जा रही है चक्कर पे चक्कर। वह पागल स्त्री कोई और वहां नहीं होती है, वह पागल स्त्री वही पागल स्त्री भारत माता है जो कि इस दर्द से व्याकुल छटपटा रही है। और इस कविता से जब हम उस कविता का संदर्भ जोड़ेंगे तो वहां की जो पागल स्त्री है, यहाँ नूर मियाँ की तरह हमको दिखता है कि वह जो नूर मियाँ है वह जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वह जोड़ने, दो दिलों को जोड़ने का कड़ी का काम कर रहे थे। वह जब हमारे यहाँ सांप्रदायिकता की आग नहीं भड़की थी, जब हम
अलग अलग खेमों में नहीं बटे थे, धर्म के आधार पर अलग अलग खेमों में नहीं बटे थे, तब हमारा जो हृदय था वह कितना उदार था कि नूर मियाँ वह यह नहीं देखते थे कि बच्चा किस धर्म का है, किस संप्रदाय से है, किस पंथ से है। वह यह देखते थे कि बच्चा है और बच्चे के लिए सबसे बड़ी बात होती है उसको प्यार, और उस बच्चे को वह प्यार से टॉफ़ी या कुछ भी जो देते हो यह तो कभी नहीं स्पष्ट करता, लेकिन कहीं ना कहीं बाल मन में जो स्मृतियां हैं इमली के पेड़ का, इमाम बाड़ा का और 19 के पहाड़े का, तो यह इंगित करती है कि हो सकता है कि कुछ ना कुछ कवि को देते हो या बच्चों को वह देते हो। तो यह बात रही। अब जो नूर मियाँ है वह दिलों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। वहाँ पागल स्त्री जो चक्कर लगाए जा रही थी वह, उसमें भी अंत में यह कहते हैं कवि कि पता नहीं उस जो अहमद फराज मिश्रा भूल गए हैं वह कब सुनाएंगे, और उनको कब याद आएगी और कब हमको सुनाएंगे। और लास्ट में कहते हैं, उनके कहने का मतलब यह होता है, उस संपूर्ण कविता का सार यह होता है कि जिस तरह से बर्लिन की दीवार को ढा दी गई और जो जर्मनी, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच एक वैमनस्व था, उसी तरह भारत और पाकिस्तान के बीच जो आज है उसको कैसे पाटा जाए। तो बहुत सारे आलोचकों ने इस कविता को सन 47 को याद करते हुए उसकी पूर्व पीठिका माना है, बर्लिन की टूटी दीवार को देखकर इसकी पूर्व पीठिका माना है, और कहते हैं कि उसके लिए पर्याप्त जमीन इस कविता ने तैयार की, कि सन 47 को याद करते हुए कविता ने उस कविता के लिए पर्याप्त जमीन तैयार की, जिस जमीन पे बर्लिन की टूटी दीवार जो उनकी एक बहुप्रसिद्ध और सबसे लोकप्रिय मैं कहूँ कि कविता है, तो यह गलत नहीं होगा। तो इन्हीं सब के साथ मैं अब वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए आप सबों से विदा लेता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें मैं अन्य आलोचकों की और इस पे मेरी क्या टिप्पणियाँ हैं इस कविता को लेकर वह आप लोगों से साझा करूँगा। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, यह जो टेक्निकल वजह जो वीडियो को देखते समय लाइव करते समय आ रही है वह इसलिए है क्योंकि अभी हमारे चैनल का 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए हैं। आप कोशिश कीजिए, हम 100 तो पार हो चुके हैं, और 100 पार हो चुके हैं तो अब मैं आप लोगों को एक टारगेट देता हूं कि जो जितने भी सदस्य हैं वह कम से कम 5-5 लोगों को जोड़ें, जिससे क्या होगा कि 100 हैं, 100 लोग अगर 5-5 को जोड़ते हैं तो हम 500 हो जाएंगे, फिर 500 लोग एक एक को जोड़ेंगे, 2-2 को जोड़ेंगे तो हम 1000 की संख्या पार कर जाएंगे। 1000 की संख्या पार करते ही लाइव आने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, हम डायरेक्ट मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू, जिसके भी थ्रू चाहें तुरंत आ सकते हैं। तो आप सबों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो यह मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि कृपया आप 5-5 लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया कहूँगा।